हाँ, बार बार विरल सघन विरल सघन, अगर ऐसा ऐसा मीडियम बार बार हो तो क्या होगा, एक बार लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट जो है एक बार अभिलंब के पास आएगी फिर दूर हटेगी, पास आएगी फिर दूर हटेगी, यानी पास आएगी दूर हटेगी, पास आएगी दूर, यानी इसमें एक कैसी नेचर है, डिफ्लेक्टिंग है ना, बार बार डिफ्लेक्ट होना है। यही है कॉन्सेप्ट ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमाते हैं। सवाल किसके वजह से, घटना कौन सा है, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, रिफ्रैक्शन। सवाल पूछेगा कि स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, तो जवाब क्या है, रिफ्रैक्शन। और समझने के लिए क्या है कि भाई तारे इतनी दूर से आ रही हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से जब क्रॉस करती है तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, कोई डेंस है कोई रेयर है, कोई डेंस है कोई रेयर है, तो इसके वजह से क्या रिजल्ट निकलता है कि मल्टीपल लेयर में उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से उनमें ट्विंकलिंग सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नहीं, गाड़ी में डीपर तो मैनुअल ही है ना, वो तो हमने फ्रीक्वेंसी सेट किया है जब वो जलता है बुझता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या देखेंगे कि जब हमने कहा कि स्टार्स तो ट्विंकलिंग करते हैं ना, कोई भी स्टार्स हो ये ट्विंकलिंग करते हैं ना, लेकिन क्या चंद्रमा की लाइट आपको ट्विंकलिंग करती दिखाई देती है, मून लाइट, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्या वजह है, क्योंकि चंद्रमा बहुत पास है ना, और साइज में बड़ा है, तो उसे अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा वो रेडिएट करता है, तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट होगा तो क्या होगा, उसमें ट्विंकलिंग आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। जबकि स्टार्स क्या हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं, प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं स्टार्स, यानी हमारा सबसे पास का तारा कौन है, अगर कहें कि हमारा सबसे नज़दीक का तारा तो सन, और सन के बाद सेकंड नज़दीक का प्रॉक्सिमा सेंटुरी है ना, प्रॉक्सिमा सेंटुरी नाम है, सन के बाद सबसे नियरेस्ट। अब आप सोचिए कि ऐसे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं जिनके बिटवीन कितना लंबा लंबा लाइट ईयर की डिस्टेंस है, वहाँ से लाइट आ रही हैं, इतने दूर दूर स्टार्स हैं कि उनके लाइट को अर्थ तक आने में कई ईयर्स लग जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप, तो इसलिए उनमें ट्विंकलिंग होता है क्योंकि वो बहुत दूर हैं। दूसरी बात, उनका जो प्रकाश है वो बहुत कम अमाउंट में अर्थ तक आ पाता है दूरी की वजह से, और इसके उलट जो चंद्रमा है ये बहुत पास है और इसमें लाइट का अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा है, इस वजह से इनमें ट्विंकलिंग की दिखाई फिनोमिनन नहीं देता। ये बात समझ में आ गया, तो एक हो गया ट्विंकलिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, और ये जितने फिनोमिनन पढ़ रहे हैं सबका जवाब एक ही है, क्या, रिफ्रैक्शन। ये जो सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं कौन से फिनोमिनन के पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे पानी में ये स्टिक का उदाहरण है, अमूमन स्टिक या स्पून का उदाहरण पूछा जाएगा कि एक ग्लास है, मतलब एक ग्लास से बना हुआ कोई बड़ा पॉट है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक स्टिक डूबी हुई है। तो अगर आप दूर से देखोगे तो स्टिक कैसे दिखेगी, बिल्कुल सीधे दिखती है, टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी दिखती है। या कोई स्पून है तो वो अपने रियल सरफेस से थोड़ी ऊंची दिखती है, ठीक है। या कोई मछली है और वो बिल्कुल बॉटम में बैठी हुई है फर्श पे, लेकिन आपको लगेगी थोड़ी सी ऊपर है। या कोई सिक्का हो, सिक्का भी आपको उभरा हुआ। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रिफ्रैक्शन के, क्योंकि वाटर जो है वो है डेंसर मीडियम और हम बैठ रहे हैं बाहर हवा से देख रहे हैं, आँख हमारा है रेयर मीडियम में, तो लाइट डेंसर से चल के रेयर में आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से उनमें उसकी सरफेस थोड़ी अपर साइड दिखाई देती है ना। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एक और देख लेते हैं कि जैसे सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो सूर्य उदय होने से पहले ही लालिमा दिखाई देने लगती है ना, यानी कि सन अभी हॉरिजन के नीचे है, क्षितिज के नीचे है, इसके बावजूद भी आपको रोशनी दिखाई देने लगता है। ये भी फिनोमिनन क्या है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि सनलाइट का रिफ्रैक्शन होने की वजह से सन अभी हॉरिजन से नीचे है, इसके बावजूद भी वो उसकी लाइट दिखाई देती है। या सनसेट हो गया,
अब सन नहीं दिख रहा है लेकिन काफ़ी देर तक उसकी लाइट दिख रही है, तो किस फिनोमिनन की वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है। अब जैसे इसमें एक, ये तो हमारा सनराइज सनसेट का हो गया, ये सब क्वेश्चंस में आएंगे जब हम कल ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये सारे फिनोमिनन दिया है और ऑप्शन में दिया जाएगा रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है कि डिस्पर्जन है कि स्कैटरिंग है, ये सारे फिनोमिनन होंगे उसमें। एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या निकल कर आएगा कि जैसे ये सनलाइट देर तक दिखाई दे रहा है, ये मॉडर्न फिजिक्स में एक होता है स्फुरदीप्ति कहते हैं उसको। स्फुरदीप्ति का मतलब क्या? आपने देखा होगा रोड में वो लगी होती हैं जो लाल लाल जलती हैं, दिखाई दे रहा है, सड़क पे लगती हैं जो, हाँ हाँ। अब वो क्या है, लाइट पड़ती है, वो तो अलग फिनोमेना, उधर रेडियम जैसी चमकती हैं जो ट्रैफिक सिग्नल के व्यक्ति डाल लेते हैं या नगर निगम वाले कर्मचारी डाल लेते हैं। हाँ, अगर आप उस पर लाइट डालोगे या कहीं दूर मोड़ है रोड पे तीखा तो वहाँ पर लगा देते हैं वो कि लाइट अगर पड़ेगी तो चमक दिखाई देगा, वो अलग चीज़ है, वो तो ब्राइटनेस है, लाइट पड़ने पे ब्राइट दिखेगी। एक फिनोमिनन है कि कई ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर आप लाइट डाल दो, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब लाइट का सोर्स हट जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर लाइट को इमिट करते हैं। इमिशन उसको बोलते हैं स्फुरदीप्ति, यानी बाद में चमकेंगे। पहले वो लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और बाद में वो रेडिएट करेंगे उसको। व्यवहारिक उदाहरण क्या देखते हैं इसको कि जो सड़कों में देखते हैं लाल लाल दिखाई देता है जलता हुआ, हाँ, सड़क के किनारे इतना छोटा सा या बीच में लगा रहता है जो रेड 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 ब्लिंक करता रहता है। अब कोई पूछे कि क्या है जी, इसके अंदर कोई सेल लगा है, कैसा ब्लिंक करता है? उस पर दिन रात सनलाइट पड़ती हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जैसे ही रात होती है फिर वो उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो है स्फुरदीप्ति का उदाहरण। वहाँ भी लाइट है लेकिन ये फिनोमिनन बिल्कुल अलग है। किसको? स्फुरदीप्ति का देखना पड़ेगा हमें, उसका शब्द नहीं मिला, सेल्फ रेडिएशन शायद शब्द है, एक बार आप देखिएगा इसका क्या है एग्जैक्ट स्फुरदीप्ति का ना। चलिए अब दूसरा फिनोमेना, ये रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन तो बहुत आसान है कि जिस सरफेस पे लाइट पड़ती है वो लाइट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा वो सरफेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और कोई वस्तु किसी कलर का दिखाई दे रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सीधा रिफ्लेक्शन से मतलब है। अगर कोई वस्तु ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो वीप की ओर से केवल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हमें देखना है एक अगला फिनोमिनन नंबर 2, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे हिंदी में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका भी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक यूज है और क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या फिनोमिनन है, इसको पहले हम लोग देख लें, इसके बाद आसानी से इसको समझ में आ जाएगा, है ना। ये रिफ्लेक्शन है। एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक हमारा सरफेस है, ठीक, और इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, और इस पर एक लाइट यहाँ से एंटर करता है, ये लाइट है, क्लियर है। अब इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप ध्यान करिए, रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे एंगल चेंज करते जाएंगे रिफ्लेक्टेड लाइट की एंगल बदलती जाएगी। ये तो इंसिडेंट रेज है और जो बाहर निकलेगी उसको रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरणें कहेंगी। अब देख लीजिए
कि एक इस उदाहरण को हमने ऐसे कह दिया कि एक रेज है जिसको हमने इस पे डाला, है ना, और ये ऐसा सेटअप है कि बिल्कुल सीधे इसके थ्रू ऐसा निकल गया, इधर ऐसा इसके थ्रू है सीधा। ध्यान से देखिए, ये रेज इस पे गिरने के बाद सरफेस का ना इधर सरफेस के साथ सीधा निकल गया। ये फिनोमेनन समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, इसको हम और दूसरे रूप में करें और फिर एक साथ इसको कंक्लूड कर देंगे, समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है समझने का, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, इस सोर्स से लाइट यहाँ पर गया इस सरफेस पे, ठीक, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। पहले वाले में ये रिफ्लेक्ट हो गया सीधा, और दूसरे वाले में इसी सोर्स ऑफ लाइट से एक रेज यहाँ पर गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, और ये एंगल है ना, ये अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज। डेफिनेशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? कि जब किसी रेज के लिए ना, जब कोई रेज ऐसा इंसिडेंट करे सरफेस पर जिसके लिए रिफ्लेक्शन का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। ध्यान करते जाइए, इस वाले केस में क्या है, ये यहाँ पर ये जो एंगल हमारा ये कितना, हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री, जो अभिलंब के साथ कोण बन रहा है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसको हटा देते हैं यहाँ से। जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या है कि ये रेज गया और इसी सरफेस के साथ सीधा निकल गया। ठीक है, लेकिन एक रेज हमने दूसरा लिया है जो हमने यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए डाला, ये इस सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया ना। दो अलग अलग किरणें हैं, एक के लिए रिफ्लेक्टेड रेज की लाइट का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और दूसरे के लिए क्या है जिसका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है 90 से कम है। इसका एंगल और इसका एंगल क्या है, ये 90 है और इसका एंगल कम है। अब इसी खेल में है कि कोई भी लाइट ना, कोई भी लाइट अगर 90 डिग्री को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि अगर और एंगल ज़्यादा होगा तो ये बाहर निकल जाएगी, सरफेस से बाहर चली जाएगी। तो जो भी अगर इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होना है, दैट मीन्स लाइट को 90 से कम पे आना पड़ेगा। 90 से ज़्यादा हुआ तो एंगल इस सरफेस को छोड़ के चली जाएगी दूसरी डायरेक्शन में, और हमें चाहिए कि इसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती रहे बार बार। समझ पा रहे हैं? तो क्या करेंगे, लाइट को 90 से रिफ्लेक्टेड, ये जो हमारा परावर्तित किरण है इसका एंगल 90 से कम बने, यही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। कि ऐसा एंगल जिस एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड रेज की जो एंगल है वो क्रांतिक कोण से कम हो। इस 90 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसको ज़्यादा आप ऊपर करोगे तो ये लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी ना। अब हम इसको दूसरे रूप में आपके सामने रखते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं, ऐसा खोखला ट्यूब है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है, तो अब लाइट को ऐसे एंगल पे इसमें डालेंगे जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 से कम हो। तो देखो क्या होगा, ये इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, ये इससे रिफ्लेक्ट हुआ, अगेन मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं, ऐसी जो इंटेंसिटी की लाइट हमने यहाँ डाली थी ना, बिल्कुल नेट रिजल्ट में वही इंटेंसिटी की लाइट यहाँ मिल रही है, चाहे ये पाइप 1000 किलोमीटर लंबा क्यों ना हो। यानी इसमें कोई लाइट रूपी एनर्जी का कोई क्षरण नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है, जब हमने एक खास एंगल चूज करके लाइट को इसमें इंसिडेंट किया है। इस लाइट को आप सीधे डाल दो तो लाइट सीधे सीधे जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर लाइट आपका एनर्जी उसमें लॉस हो जाएगी। अब इसका और व्यवहारिक उदाहरण देख लीजिए, जो जेवेलियन थ्रो करते हैं ना, भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंकने का पता आपको टेक्निक क्या है, भाला को किस एंगल पे फेंकना चाहिए कि ज़्यादा दूर जाए, 45 की एंगल पर। क्या एंगल है उसकी, 45। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उस एंगल को 45 रखते हैं कंधे के साथ,
उसमें आप मैक्सिमम थ्रो कर पाओगे। 45 से एंगल आपने डिफ्लेक्ट किया तो उतने ही फोर्स में आप कम अचीव करेंगे। अगर 45 एग्जैक्ट हो गया तब आपका थ्रो हाईएस्ट होगा। समझ पा रहे हैं? इसी को यूज करके हम क्या करते हैं, जो मिसाइल प्रक्षेपण करते हैं, मिसाइल दागने का भी कॉन्सेप्ट है ये। मिसाइल कभी ऐसा दागते हुए देखा आपने? मिसाइल हमेशा ऐसे दागा जाता है। वो एंगल जो है लॉन्च पैड से क्या होती है? एंगल 45। समझ पा रहे हैं? तो ये इसको आप याद रख लेंगे। हाँ सर, जो हम लाइट डालेंगे वो भी 90 डिग्री से कम होनी चाहिए क्या? हाँ, जो लाइट डालेंगे ताकि 90 डिग्री पर निकल जाएगा तो 90 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल है। 90 से कम में रिफ्लेक्टेड लाइट होनी चाहिए, 90 के अंदर अंदर होना चाहिए। 90 से अबव गया तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उसमें नुकसान क्या है कि लाइट रूपी जो एनर्जी है वो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सरफेस के द्वारा, और हम चाहते हैं कि एब्जॉर्ब ना हो। अब इस फिनोमिनन का यूज करके क्या क्या होता है ज़रा एक देख लीजिए। ठीक है, और क्या क्या करेंगे? जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके एग्जांपल देख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहला है ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर? प्रकाश तंतु, यानी जो आपके घरों में इंटरनेट आ रहा है ना, वो एक पतली तार से आता है, उसके अंदर बहुत बाल नुमा एक संरचना होती है, वो शीशे का बना होता है। उसके अंदर ये इसी फिनोमिनन पर आता है कि जिस स्पीड से इंटरनेट को दिया जाता है, मान लो 200 Mbps का आपने प्लान लिया है, तो अगर वो तार 50 किलोमीटर दूर भी अगर हम नेट भेज रहे हैं तो वो 200 Mbps ही आपको मिलेगा। अगर उसके जगह आप कोई दूसरे और केबल से नेट भेजेंगे तो वो नेट का रिजल्ट कम हो जाएगा, स्पीड कम आएगा आपके पास। जैसे बिजली का है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर सिल्वर होता है। आप सिल्वर का तार बना के बिजली भेजिए, बहुत कम लॉस होगा बिजली का। लेकिन चूंकि सिल्वर कॉस्टली है इसलिए सेकंड प्रीफर करते हैं कॉपर। अब कॉपर भी चूंकि कॉस्टली है तो हम अमूमन बिजली के तारों में एल्युमिनियम यूज करते हैं। अब एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा एनर्जी, हमारी ट्रांसमिशन में 20% बिजली ख़राब हो जाती है। और अगर कहीं एल्युमिनियम की जगह आपने लोहे के तार में बिजली भेज दी तब तो वो 40% से ज़्यादा हीटिंग में ख़राब हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये जो एनर्जी का लॉस है, अगर हमारे इंटरनेट में लॉस बचाना है तो फिनोमिनन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिनन पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिक क्या कि इसमें जिस स्पीड पर इंटरनेट को प्रकाश के माध्यम से अवेलेबल कराई जाती है, प्रकाश की स्पीड पर, और वो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, पहला। दूसरा देख लीजिए इसका एग्जांपल, ये है हमारा इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी का क्या मतलब हुआ कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को पेट में झांकने के लिए डॉक्टरी में, मेडिकल में, चिकित्सा में यूज होता है। इंडोस्कोपी में क्या होता है कि जब हम लाइट डालते हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आती है और इमेज ड्रॉ करती है। तो शरीर के अंदरूनी भागों को देखने के लिए क्या तकनीक काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक काम और करता है, ये करता है मिराज बनाने में। मिराज को कहते हैं मृगमरीचिका हिंदी में। मृगमरीचिका क्या फिनोमिनन है? ये एक आभासी इमेज है, वर्चुअल, और गर्मियों में होता है। ठीक है, जैसे अभी गर्मी में आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो क्या कहानी है कि भाई रेगिस्तान में कोई फंस गया, उसको प्यास लगी हुई है और कहीं दूर ताड़ का पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पर तपती हुई रेत के ऊपर, रेत तो गर्म है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो लो प्रेशर है, और उसके ऊपर हवा ठंडी है उसके तुलना में तो हाई प्रेशर है। तो वहाँ पर यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। और क्या दिखाई देगा यात्री को कि दूर जो ताड़ का पेड़ है ना, उसकी इमेज दिखाई देगा ग्राउंड पे। तो इमेज कब बनता है? पानी में बनता है ना, छाया, तो उसको लगेगा अच्छा वहाँ पानी मिल गया, उधर पानी है। जब आप वहाँ पास जाओगे इमेज गायब, फिर जो दूर पेड़ खड़ा है उसकी इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है ना? तो ये आभासी है, वर्चुअल। किसके वजह से बन रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। तो ये फिनोमिनन
इस पर काम करते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में कल कट टू कट क्वेश्चंस हैं कि किसके वजह से ये बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर कोई क्रैक है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जैसे उसमें लाइट डालेंगे तो क्रैक वाला हिस्सा जगमग दिखने लगेगा, लाइटनिंग होने लगेगी। ठीक है, तो क्रैक्स भी पता लग जाते हैं। ग्लास का क्रैक जानने के लिए भी हम इस फिनोमिनन का यूज करते हैं। और पांचवा और सबसे कॉमन ना, ब्राइटनिंग ऑफ डायमंड, जो हीरे की जगमगाहट है ना। तो हीरा इतना जगमग क्यों करता है? क्योंकि हीरे का जो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक, वो बहुत कम होता है, केवल 24 डिग्री, समझ रहे हैं। और 24 डिग्री का मतलब हमने बताया ना 90 से कम है। 24 डिग्री होने की वजह से मल्टीपल लेयरिंग उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जिस लाइट को हमने डाला था उस लाइट से हीरा एकदम कई गुना इंटेंसिटी बढ़ जाती है बार बार रिफ्लेक्शन से। तो कटा हुआ हीरा आपको चमकता जगमग दिखाई देता है। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्यों चमकता है? तो जवाब क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। कितने सवाल? ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाश तंतु में क्या फिनोमिनन काम करता है? एंडोस्कोपी करने में, मरुस्थलों में, मिराज बनने में, मृगमरीचिका बनने में, किसी ग्लास का क्रैक्स को हम फाइंड आउट करने में, और लास्ट क्या है हमारा? वो हीरे का जगमगाहट। तो सभी एक एक क्वेश्चन है, हम इसको कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं मिरर की तरफ। ये दो फिनोमिना कल का था। अब हम बात कर लेते हैं मिरर, दर्पण। कल थोड़ी सी बात हुई थी केवल। दर्पण कितने प्रकार की होती हैं? दो। कौन कौन? और जो घर में शीशे में चेहरा देखते हैं वो? हाँ, प्लेन मिरर। तो मिरर 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना, 3 टाइप्स की हैं। पहला है हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। दूसरा है कॉनकेव मिरर, और तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। और ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। इंटरेस्टिंग है, एक बार देखते जाएंगे। तो चूंकि इनका जो सिलेबस में शामिल करने का पर्पज है कि ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम रूबरू होते हैं और इसलिए हमें इनको पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम प्लेन मिरर को देख लेते हैं, इससे कैसे इमेज बनता है। और सभी ने देखा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का ये वाला हिस्सा कोटेड है। देखा होगा आपने मिरर में, शीशा में पीछे कलई किया हुआ रहता है। अगर वो खुरच दें आप तो क्या फेस देख पाएंगे? फिर ब्लर ब्लर सा दिखने लगेगा। अगर क्लियरिटी से दिखना है तो पीछे पूता होना चाहिए। तो ये आपका पूता हुआ और नीचे की सरफेस जिसमें हम फेस देखते हैं। अब इस मिरर की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से इस पर लाइट गिरा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये हमने ऐसे एरो बना दिया। 2 लाइट ले लेंगे, 2 प्रकाश की किरणें। बाकी तो इस कमरे में कोई कहेगा 2 लाइट 3 लाइट, ऐसा तो कोई बात है नहीं, असंख्य है, लेकिन हमने इमेज के लिए 2 ले लिया। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ हमारा आँख है जी, ये ह्यूमन आई है, हम यहाँ से देख रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? शीशे पे हमने लाइट दिया, आप देख सकते हैं शीशा लगाए, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये रिफ्लेक्ट कर लिया। अब इस मिरर की देखिए खासियत है, इस पे सवाल है बिल्कुल कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है। शीशे में आप चेहरा देखते हो ना, तो हम 2-3 गिनवा देते हैं। आप दायां हाथ दिखोगे तो कैसा दिखता है?
बायां ना। अब रीजनिंग में सवाल आता है कि कितने लेटर मिरर में एक जैसे दिखते हैं। आपको याद है कितने लेटर एक जैसे दिखते हैं? एक ही याद है, पूरा गिनती याद रखना चाहिए। कितने हैं? जैसे देखो ये लेटर आई, आई को आप मिरर में देखोगे तो आई ही दिखेगा ना, ना। इसको पार्श्व विपरीत कहते हैं। राइट चीज लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट चीज राइट दिखेगी। इसी तरीके से ओ बदलेगा क्या है? डब्लू अपोजिट नहीं होगा, एम बन जाएगा। एम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ बताइए ना, इधर से कुछ जवाब आ रहा है। हाँ जी, टी, टी कह रही हैं आप। ये ऐसा बनता है कि जो इधर है पलट के इधर, ऊपर नीचे नहीं होता, इधर पलट के दाएं बाएं होगा। तो टी भी पलटेगा तो टी ही तो रहेगा, क्या दिक्कत है? हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं? देखो हाँ भाई, अब देखो हमने मना ही नहीं किया, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई नहीं डब्लू होगा। आप ऐसे करो, नीचे ऊपर कर रहे हो, नीचे ऊपर नहीं, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट होता है। आप शीशे में देखते हो क्या पैर के बल खड़े हो जाते हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है, राइट लेफ्ट दिखता है ना, केवल पार्श्व विपरीत होता है। हाँ यू, ठीक है जी, यू। एम, एन बदल नहीं जाएगा, ध्यान करो, एन बदल जाएगा, ये डंडा इधर आ जाएगा। पार्श्व विपरीत में एन नहीं आएगा, इसमें नहीं होगा, एन नहीं है। चलिए एक इधर से इन्होंने बताया था ए होगा या नहीं? देखो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है रीजनिंग का, मिरर और इमेज का सवाल। अब वहाँ हम गिनने बैठेंगे, एक आध मिस हो जाएगा, तो इसे पकड़ के रट लेना है। कितने हो गए अभी तक? एक। अब वहाँ रहता है कुछ बच्चे जो पुराने वॉच पहन के जाते थे, उसका तरीका, वॉच के पीछे प्लेन होता है ना, उसमें मिरर रख रख के देख लो कितने। कई आकृतियाँ आती हैं कि मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, तो उसका तरीका है घड़ी। अब तो घड़ी अलाउ ही नहीं है, पहले घड़ी खोलिए ऐसे रख लेते थे कि क्या इमेज बनेगा, पता लग जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई लेटर? अभी कम है, सोचो बताइए आप लोग, और कितने लेटर हैं? हाँ एच भी नहीं बदलेगा भाई, है ना। और है क्यों? क्यों आ रहा है? क्यों तो बदल जाएगा, तो पूंछ इसकी उधर आ जानी है। हाँ एक्स छूट गया था, ये तो नहीं रहेगा। अब वाई के बारे में क्या ख्याल है? क्या बदलेगा? हाँ छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला ना। वाई कितने हो गए? 11 लेटर हैं। 11 लेटर हैं जो मिरर इमेज इक्वल होता है। अब कोई छूटा नहीं ना इसमें, तो इसको लिख डालिए। छोटा सा सवाल है बिल्कुल। यहाँ से अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। शुरू कहाँ से करें? ए से करेंगे। AIOU, हाँ TUVWXY। और देखो कहोगे जेड बदल जाएगा, ध्यान करिए, है ना, उल्टा हो जाएगा जेड, तो जेड नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो कितने लेटर तय हो गए? 11 ना। हम अपना इस पे लौटते हैं। देखिए अब इसमें प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, इमेज बनने का मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इनको हम पीछे लेकर जाएंगे, जहाँ पर दोनों कॉन्साइड करेंगे। सपोज कर लो हमने ऐसे करवा दिया, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, है ना। ये इमेज है इस वस्तु का, किसका?
ये पूरा ऐसा होता, ये वस्तु है कोई ए, तो इसका ए डैश इमेज है इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 बातें हैं कि प्लेन मिरर से इमेज हमेशा कैसा बनता है, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल है। रियल इमेज हमेशा इसी तरह बनेगा तो रियल बनेगा, लेकिन ये इसके पीछे साइड बन रहा है तो क्या होगा, वर्चुअल बनता, आभासी बनता है। तो जो मिरर में आप देखते हो एक्चुअल में आप नहीं हो, साइंस की भाषा में आभासी है, वो आभास होता है कि मैं हूँ। समझ पा रहे हैं? एक दार्शनिक है डेकार्ट करके, वेस्टर्न में, उनका कॉन्सेप्ट है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो मैं नहीं हूँ। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से ये है कि मिरर में आप देखते हैं तो आप हैं, और यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। दूसरा नियम क्या कि मिरर से जितनी दूरी पे वस्तु है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, यानी ये डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तीसरा कि इसमें पार्श्व विपरीत होता है, राइट चीज़ लेफ्ट, लेफ्ट चीज़ राइट दिखेगी। और चौथा कि अगर इस मिरर पे कोई वस्तु मूव करके आता हो, गति करके आता हो, ठीक है, अगर मिरर की तरफ आएगा तो उसको इमेज दोगुनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, मिरर की तरफ कोई चलकर आएगा तो जो इमेज की चलने की चाल होगी वो ऑब्जेक्ट के चाल के 2 टाइम्स होगी। ये नियम है सारा, समझ रहे हैं? और चौथा और पांचवा कि आपको मिरर में, प्लेन मिरर में आपको पूरी इमेज देखनी है सर से पैर तक, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? हाँ, आपके शरीर की आधा। तो घर में जो आप शीशा खरीदना चाहेंगे कि हम पूरा दिख जाएं, तो कितनी होनी चाहिए? आप 6 फीट के हैं तो शीशा 3 फीट का होना चाहिए, तब आपकी पूरी इमेज वो ड्रॉ करेगा। ये सारे नियम हैं। कितने कितने गिन लिए कि मिरर, प्लेन मिरर पर इमेज वर्चुअल बनता है, मिरर के सामने वस्तु जितनी दूरी है उतनी दूरी पर इमेज बनता है। तीसरा कि इसमें मिरर पर कोई स्पीड से चलता हुआ आए तो इमेज की स्पीड 2 टाइम्स होता है। और फुल इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? जो व्यक्ति है या सोर्स है उसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक फार्मूला है n कि किसी भी मिरर से कितने इमेज बनेंगे। अगर कोई मिरर, 2 मिरर है, वो एक खास एंगल पर सेट किए जाएं तो उससे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे काउंट करने के लिए होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। ये फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमारा 2 प्लेन मिरर ना inclined at 90 degree to each other, calculate how many images form। तो इमेज, हाउ मैनी इमेज फॉर्म होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कितना एंगल पे इंक्लाइंड है 90, थीटा की जगह क्या रख देंगे 90, दैट मीन्स 360 अपॉन 90 और टोटल का 1 माइनस कर देंगे, 4 टाइम्स 4 - 1 दैट मीन्स 3। कितने इमेज ड्रॉ होंगी? 3 इमेज। तो ऐसे अलग अलग हम एंगल पर मिरर को सेट करके तरह तरह के इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जिसमें तरह तरह की इमेज बनती है। बच्चों को खेलने के लिए मेला वगैरह में लगता है कि अलग अलग एंगल पे मिरर लगा दो, उसमें एक ही बच्चा, किसी में बहुत जाइंट दिखाई देगा, किसी में बहुत थीन दिखाई देगा। वो सब एंगल का कमाल है, क्योंकि एक एक टाइम में आपका, इसमें तो 3 बन रहा है, एंगल को कम करते जाओ, 20 डिग्री पर रख दो तो कितने इमेज बन जाएंगे? 380 को 20 से डिवाइड करेंगे 180 है, हाँ 90 17, तो देखिए 17 इमेजेस ड्रा होंगे। तो कैसे दिखाई देंगी? ओवरलैप होकर ना। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको आप राइट डाउन में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने अभी एक मिरर की बात करी है,
दूसरा मिरर देख लीजिए, क्या लिखा था हमने, कॉनकेव। बस केवल सुन लेंगे तो एमसीक्यू बहुत आसान हो जाएगा, इसमें है कुछ भी नहीं, बस जस्ट देखते जाना है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये ऐसा मिरर है, स्फेरिकल शेप में है ना, यही लेंस बनेगा आगे, तो स्फेरिकल शेप में है। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव है इसके आउटर साइड में पेंट होता है, अंदर का शेप ना मिरर है और बाहर साइड में क्या है, पेंट है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण है। और एक दूसरा इमेज बना दें उसका, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उलट होगा, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसमें किधर पेंट होगा, एंटर साइड में ना। तो मतलब क्या है, इसमें उभरी हुई सरफेस है और इसमें धसी हुई सरफेस है। देखिए धसा हुआ नहीं है और इसमें उभरा हुआ है, कोई दिक्कत। बाहर का साइड कर देंगे तो फिर तो यही बन जाएगा, हैं? ये इधर इधर, हाँ इधर तो अंदर तो पॉलिश हो गई ना, कुछ भी रिफ्लेक्शन होगा तो इस सरफेस से होगा ना, शीशा इधर है, इधर तो पॉलिश हो गया, तो ये तो हमारे केस, हाँ इसका इधर से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर पॉलिश है, ठीक है। हाँ लेंस में एक दूसरे के बदल जाती हैं, नहीं लेंस और मिरर में अपोजिट है बिल्कुल। हमने कल भी बताया था आपको कि जो हम मिरर करेंगे और लेंस करेंगे दोनों में अपोजिट रिलेशन है। तो देखिए अवतल दर्पण में जैसे अगर हम इसमें इमेज बनाएं कि इसमें इमेज कैसे ड्रॉ होगा उसको देख लीजिए। जैसे कि एक लाइट है, यहाँ चल कर आया इसके सरफेस पर, ठीक है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर इसी तरीके से एक लाइट यहाँ से चल कर आया, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों जहाँ पे क्रॉस करेंगे यहाँ पर इमेज बन जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं फोकस। यहाँ पर इमेज ड्रॉ हो जाएगा। ध्यान देना, ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है। देखो मिरर के साइड ही बन रहा है, तो ये इमेज कैसा होता है, रियल होता है। ये आप इसको ध्यान करेंगे, ये कैसा इमेज है, दिस इज रियल। पहचान क्या है, पेंट वाले साइड नहीं बनना चाहिए, मिरर के साइड में ही बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। और जब लेंस होगा तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये मिरर है कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, रियल। और प्लेन मिरर में कैसा बन रहा था, वर्चुअल। अब इसमें देख लीजिए वर्चुअल वाले सेकेंड, इसमें ये लाइट आया, ऐसे लाइट इस पे पड़ा, रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्लेक्ट हो गया। ये लाइट पड़ा इसमें, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइट को पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे, कलाई वाले साइड में कर रहे हैं ना, जहाँ दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ इमेज बनेगा। लेकिन ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल। तो ये हमको ध्यान रखना है। तीनों अगर हम एक साथ कैलकुलेट कर लें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल बनता है, ठीक है, या हमारे घर में फेस देखने वाले शीशे में प्रतिबिंब वर्चुअल बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रियल बनेगा और उत्तल दर्पण में वर्चुअल बनेगा। ये बातें ध्यान है। अब इनकी यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा सवाल इनका क्या है, किस पर है, यूटिलिटी पर, कि किनका कहाँ कहाँ यूज है। इस चीज़ को देख लीजिए आप।
जैसे एक एक का ले, हम अवतल दर्पण का ले लेते हैं। तो अवतल दर्पण का ये इस फिगर में हम बगल में लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इस मिरर का हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। नंबर 1, सोलर कुकर। सोलर कुकर में यही फिनोमिनन काम करते हैं। कुकर रखा हुआ है यहाँ पे, एक बड़ा सा अवतल दर्पण लगा दिया, इस पे सनलाइट पड़ती जा रही है और सभी लाइट यहाँ पे कॉन्साइड करेंगे। यानी अभी तो हमने एक एक लाइट बनाया, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी ऐसे करेगा, सब रिफ्लेक्ट होकर इस बिंदु पर लाइट कॉन्साइड कर रहे हैं। वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे जितना बड़ा मिरर होगा उतना ज़्यादा हीट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। और ये कुकर है, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लगे होते हैं। और यहाँ इसमें रखा हुआ खाना हाँ, वो लेंस आएगा ना, वो कॉन्वेक्स लेंस है, उल्टा है ना। देखो ये अवतल काम कर रहा है, वहाँ पर उत्तल काम करेगा। लेंस में बिल्कुल अपोजिट है, एक पढ़ लेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा, वाइस वर्सा, मतलब उल्टा कर देंगे। तो अवतल दर्पण का यूटिलिटी पहला कहाँ देख लिया हमने, सोलर कुकर में। दूसरा, जो पारदर्शक हमारा दूरदर्शी होता है, जिसमें हम इमेज क्रिएट करते हैं, दूर कोई ग्रह उपग्रह के जो फोटो लेते हैं, उनमें कौन सा यूज होता है, अवतल दर्पण ना। और जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें उत्तल लेंस यूज होता है ना, लेंस। लेकिन आपको वर्नाक्युलर ऐसा आता है, तो वो लेंस होती हैं दूर देखने वाली। इसमें हम दर्पण की बात कर रहे हैं, वहाँ उत्तल लेंस, तो यहाँ अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका यूटिलिटी कहाँ है। कान नाक के जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं, अंदर देखना होता है ना, तो ENT कान नाक गले का जो डॉक्टर है, अंदरूनी भागों के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। थर्ड, जो हमारी सर्च लाइट होती है, कैसा आवाज़ है इसमें, ठीक है, सर्च लाइट वो हेलमेट के ऊपर लगा के चलते हैं, वो कौन सी लाइट है, अवतल दर्पण लगता है। वो लाइट को एक जगह पे कंसाइड करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, ध्यान है, गाड़ी की हेडलाइट, क्योंकि नहीं, गाड़ी की हेडलाइट में लाइट को क्या करना होता है, फोकस को एक जगह करना होता है। उसमें भी क्या यूज होता है, अवतल दर्पण। जहाँ जहाँ लाइट को एक जगह सिकोड़ना है, वहाँ वहाँ हमारा अवतल दर्पण यूज होगा। कोई तो है नहीं इसमें, आवाज़ कैसी आती है। चलिए ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की। जल्दी जल्दी से यूटिलिटी की, कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का यूज होता है। हाँ, साइड मिरर। फर्स्ट जो है हमारा साइड मिरर। खूब सवाल है भर भर के, गाड़ी का साइड मिरर में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके अलावा जो सड़क है रोड के किनारे ना, रोड के किनारे जो रोड लाइट लगा हुआ है, उसको एक जगह सिकोड़ना है लाइट को या बिखेरना है, बिखेरना है ना। एक जगह सिकोड़ देंगे तो फिर तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण लगाना पड़ेगा, वहाँ लाइट को फैलाना होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये रोड लाइट्स, ठीक है। इसमें हमारा
अवतल उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब जैसा आपने देखा है, हम जल्दी से लेंस में बात कर लेते हैं, 15 मिनट में हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेंस के फिगर जल्दी जल्दी से बना लें। ये जो कल हमने बनाया था, देखो इसमें बाहरी सतह उभरा हुआ है ना, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा इसके साथ मिरर वाला फिगर मैच करके देखिए। कॉन्वेक्स है तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर का फिगर देखो, कैसा बनाया था हमने कॉनकेव मिरर का फिगर? नहीं बनाया था, ऐसे ही नहीं है ये। दूसरा, दिस इज कॉनकेव लेंस, बट अगर मिरर में होता तो वहाँ पर क्या था? ये कॉन्वेक्स मिरर, अपोजिट है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिगर हमको समझ में आया। प्रॉपर्टी इसमें देखिए बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर जो था, कॉन्वेक्स मिरर वो क्या करता था? कॉन्वेक्स मिरर वो फैलाता था, ठीक है। और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस सिकुड़ देगा। जैसे अगर इस पर लाइट जाएगी ना, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद यूं, ये लाइट गया रिफ्लेक्शन के बाद यूं, कौन साइड, यानी लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और ये क्या करता है? लाइट को फैला देता है। ध्यान से देखो, ऐसे आया और ऐसे आया। अब इसमें इमेज कैसा ड्रॉ करेंगे? पीछे लेकर जाएंगे तो ये वर्चुअल बनेगा ना, इसमें इमेज देखो वर्चुअल है, और इसमें इमेज ये रियल है। आप मिरर के साथ टैली करके देख लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। वहाँ पर कॉनकेव मिरर में रियल था, यहाँ पर कॉनकेव लेंस में वर्चुअल है, ठीक है। यानी कि अगर हम उत्तल, ये क्या है हमारा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लाइट को एक बिंदु पर सिकोड़ देता है और अवतल लेंस लाइट को फैला देता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब समझ में आ रहा है तो चलो आंखों की बीमारी का दूर कर लेते हैं। चश्मा, स्पेक्स के मामले में क्या होता है? हैं? हाँ, उत्तल लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देगा और अवतल स्कैटर कर देगा, फैला देगा। हाँ, उत्तल अवतल दोनों होते हैं, हम अब देखेंगे ना वो। हाँ, तो उस पर यूज होगा ना। देखिए, एक तरफ हम लिख लीजिए निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दूसरा हमने लिखा दूर दृष्टि दोष। बिल्कुल याद से फिट कर लेना है। देखिए, उल्टा है, इसमें लिखा है निकट दृष्टि। इसका मतलब नज़दीक साफ दिखता है, दूर नहीं दिखता। जैसे हमारे केस में, या हम लोगों को इस उम्र में अभी कौन सा चश्मा लगा है, मतलब चश्मा तो अभी डिसाइड करेंगे। हमें क्या दिक्कत है कि हम पास में तो देख लेते हैं, लेकिन अगर हमें दूर देखना हो तो दूर में ब्लर आता है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट की तो विजन जो है वो क्लियर है, लेकिन दूर का विजन इसमें गड़बड़ है। तो नाम में छुपा हुआ है, नाम तो लिखा है निकट दृष्टि, और दोष तो निकट में दोष नहीं है, दोष किधर है? दूर में है। और इधर क्या करेंगे? ये बड़े बूढ़ों की है। बड़े बूढ़े कैसा पढ़ते हैं? उनको दूर ठीक दिखता है, पास का नहीं दिखता उनको, तो वो ऐसे पढ़ते हैं, अखबार ऐसे करके पढ़ेंगे, समझ रहे? ऐसे हटा लेंगे तो उनको दूर सही दिखता है। तो उनका निकट का मामला कैसा है? गड़बड़ है। और उनका दूर का फॉर साइड कैसा है? सही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए होता कैसा है ऐसा। ये सब जान रहे हैं कि दिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? आँख के रेटिना पर इमेज बनना।
ठीक है ना, आँख के रेटिना पर इमेज बनना। निकट दृष्टि दोष में सपोज कर लीजिए कि ये रेटिना है हमारा ना, रेटिना का कैपिटल R है। अब इस केस में क्या होगा, निकट हमें दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो इमेज बन रहा है वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे यहाँ पर रेटिना था ना, इमेज हमारा सपोज करो कि यही इमेज बन गया हमारा, कोई वस्तु का इमेज यहाँ बन गया ना। अब बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। ठीक है, तो इसमें क्या मामला है, निकट का तो ठीक है, दूर का मामला गड़बड़ है। निकट से जो वस्तु से लाइट आएगी वो तो ठीक ठीक बन जाएगा इमेज, लेकिन दूर से वस्तु से जो लाइट आएगी वो रेटिना पर इमेज उसकी नहीं बन रही, वो नहीं दिखेगी। अब ध्यान करना, तो हमको यहाँ पर कैसा चश्मा चाहिए कि इस इमेज को फैला के इसको खींच के यहाँ पे बना दे, फैलाने वाला। तो कौन सा लेंस फैलाता है, कॉनकेव लेंस। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर ऐसा चश्मा पहन लें, ठीक है, अभी क्या करेगा, इसका नेचर क्या है, लाइट को फैला देगा। तो जो इमेज पहले बन जा रहा था, अब वो इमेज प्रॉपर हमारे रेटिना पे बनेगी। दैट मीन्स ये चश्मा कौन सा हुआ, कॉनकेव। तो हम लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं, अवतल, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। और अवतल का सरफेस चश्मा को छू के देखोगे, बीच में दबा हुआ, किनारे पर उभरा हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस फिनोमिनन में क्या है, इसमें इमेज जो है वो रेटिना के बाहर बन जाता है। अगर ये सपोज करिए रेटिना है तो इमेज कहीं जाकर इधर बनता है। इसमें कैसा चश्मा चाहिए कि लाइट को कंसाइड करके रेटिना पर खींच के ले आए। वो नेचर कौन सा लेंस का है, कॉन्वेक्स का। तो जब यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहन लेंगे तो ये लाइट को क्या करेगा, सिकुड़ के यहाँ ले आएगा। ठीक है जी, तो ये उत्तल लेंस। रटने वटने का टाइम गया है, आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें। तो बड़े बूढ़े कौन सा चश्मा पहनते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा। वो चश्मा कैसा होता है, बीच में मोटा मोटा छुआई, आप छुएंगे दादी का चश्मा तो बीच से मोटा मोटा है। और यही वो चश्मा है जिसको अभी गुलबहार कह रहे थे। इस चश्मे का खासियत क्या है, मान लीजिए इतना बड़ा चश्मा है, इतने पे सनलाइट आया, इसका नेचर क्या है, सनलाइट का सिकुड़ना। ये सारी लाइट एक बिंदु पर कॉन्साइड करेंगे। दादी का चश्मा रख के यहाँ आप कागज़ रख दो, थोड़ी देर में जल जाएगा वो। माचिस का तीली रख के उस पर दिखा दो धूप, जल जाएगा वो। क्यों, क्योंकि इस चश्मे के जितना सरफेस है इस पर गिरने वाली सारी लाइट एक बिंदु पर कॉन्साइड कर देता है ये, तो वो जलने लग जाएगा। यही काम मिरर में किसका है, कॉन्वेक्स का, सॉरी कॉनकेव का। ठीक है, ये तो कॉन्वेक्स है ही, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक नेचर की। तो ये बात समझ में आ गई, निकट दृष्टि दूरदृष्टि। तो अगर जल्दी से पूछ लें कि निकट दृष्टि में कौन सा चश्मा, अवतल हिंदी में, और अंग्रेजी में हाँ, और दूरदृष्टि में, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक फिनोमिनन। आप और देख लीजिए 2 मिनट में, फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए हाँ, 2 बीमारी और है जैसे आप कह रहे हैं, उसमें दोनों चश्मे को मिक्स कर दिया जाता है, उत्तल और अवतल को मिक्स करके बनाया जाता है। एक फेस उत्तल होता है, एक फेस अवतल होता है। वो तो गंभीर बीमारी है, तो सामान्य आँखों का दोष बता रहे हैं हम। वो जो आप बात कर रहे हैं उसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगता है, जो आप कह रहे हैं ना। हाँ, और लेंसों में किसी का अगर सिलेंड्रिकल चश्मा लगा हो तो डेंजरस है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आँखों की गोलाई घट जाती है, तो उसमें उभार नहीं दिखता, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग जो चश्मा लगा रहे हैं या बड़े बूढ़े जो लगा रहे हैं वो नॉर्मल है, आँखों का ये सामान्य दोष है। ठीक है, और किसी में अगर सिलेंड्रिकल लेंस लग गया,
दैट मीन्स आँखों का तीसरा फेस काम नहीं कर रहा, उसमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी प्रॉपर, वो पहचान नहीं पाएगा कि गाय है कि नीलगाय है। समझ पा रहे हैं? और फिर उसमें दूसरा कलर वगैरह का है, कलर बनाने से वो तो अलग है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ। सर दूरदृष्टि तो उसको क्या बोलेंगे सर? दूरदृष्टि तो उसको माइट्रोपिया बोलते हैं, मायोपिया इसको बोलते हैं, उसको माइट्रोपिया शब्द शायद है, माइट्रोपिया ही है। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया, एक बार चेक करिएगा उसको, इसको मायोपिया बोलते हैं निकट को। ठीक है, अब देखिए एक जल्दी से हमारा कॉन्सेप्ट, रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसा बनता है, बाकी चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी कि 7 कलर का बीबग्योर का कॉम्बिनेशन है। जब भी हम बीबग्योर लिखते हैं तो हम तो सुविधा से ऐसा लिख देते हैं ना, बीबग्योर, लेकिन एक्चुअल में बीबग्योर बनता कैसा है, उल्टा बनता, रेड ऊपर होता है उसमें, ऐसा लिखते हैं, नीचे से लिखो ऐसे, बीबग्योर, ये इंद्रधनुष का कॉम्बिनेशन है। सबसे ऊपर होता है रेड कलर, सबसे नीचे होता है बैंगनी कलर, और बीच में होता है ग्रीन कलर। ठीक, बनता कैसा है, बनने के लिए 3 फिनोमिनन काम करते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने पीछे पढ़ा, एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 फिनोमिनन का सेगमेंट है हमारा रेनबो। ठीक है, और कई सवाल ऐसे पूछ लिया कि मान लो इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो इस समय रेनबो किधर बनेगा, तो 3 बजने का मतलब सूरज किधर होगा, पश्चिम में, और रेनबो हमेशा अपोजिट बनता है, तो रेनबो किधर दिखाई देगा, पूरब में। सुबह में अगर सूरज पूरब में है तो रेनबो बनेगा पश्चिम में, बस ये एक डायरेक्शन पे आएगा, कलर कॉम्बिनेशन का आएगा, तो ये हमारा है ही। ठीक है, अब एक लास्ट में टेलीस्कोप का सेटअप देख लेते हैं बस। हाँ, दोपहर में नहीं, वो सीधा होता है ना, सन की किरणें सीधी होती हैं, तो आपका इमेज ही नहीं बनता, शैडो कहाँ बनता है, बिल्कुल दोपहर 12 बजे आपका छाया कहाँ बनता है। छाया बनने के लिए सन को एक एंगल पे आना होगा। देखिए दूरदर्शी में सेटअप ये है कि जो आउटर सरफेस है वो बड़ा होता है और जो आँखों की तरफ है वो छोटा होता है। ठीक है, अब ये बोथ जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि लाइट को कंसाइड करना है, और बाहर वाला बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर कर सके। कोई प्लेनेट बहुत दूर है, हम उसको देख रहे हैं ना, तो आँखों की तरफ देखने वाला इसको अभिनेत्रक लेंस कहते हैं, तो वो छोटा होता है। ठीक है, और इधर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें शामिल हो सके और उसको लाइट को कंसाइड करके हमारी आँखों पर उसको दूर से वस्तु हमको देख लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि 2 सेट ऑफ पेयर होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। बस आउटर जो है वो बिगर साइज का है और जो आँखों के सामने है वो उसके तुलना में लेसर साइज के कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। कल भर के इस पर अपना ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं इसको। ठीक है ना।